स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल हम हैं तो तुम हो। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इज़राइल और फ़िलिस्तीन की। जो बीते दिनों हमने युद्ध देखा इज़राइल और फ़िलिस्तीन में, कौन जीता, इज़राइल जीता या फिर फ़िलिस्तीन। कुछ फ़िलिस्तीनी सपोर्टर्स का कहना है कि फ़िलिस्तीन जीत गई और इज़राइल हार गया। क्या ये बात सही लगती है आपको सुनने में कि इज़राइल हार गया? क्या आपको लगता है कि इज़राइल हार सकता है, तो वो भी हमास जैसे एक संगठन से? चलिए गौर करेंगे हम इस वीडियो में, आपको समझाने की कोशिश करूंगा अपनी पूरी कि कौन जीता और कौन हारा। और फ़िलिस्तीनी सपोर्टर्स की बात हमने कर ली, अब बात करते हैं इजरायली सपोर्टर्स की। इजरायली सपोर्टर्स सोच में हैं कि इज़राइल ने क्यों ऐलान किया सीज़ फायर का, यानी क्यों उसने युद्ध में विराम लगाया, जब वो पहले ही बोल चुका था जब तक मैं हमास को ख़त्म नहीं कर देता, जब तक ये युद्ध और गाज़ा को पूरी तरीके से अपने अंडर में कब्ज़ा नहीं कर लेता, जब तक ये युद्ध नहीं रुकने वाला है। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ जिससे कि उनको सीज़ फायर का ऐलान करना पड़ा? चलिए, इंटरनेशनल प्रेशर था क्या ऐसा? इंटरनेशनल प्रेशर की बात कहें तो मैं आपको बता दूं कि जॉन बाइडन ने कहा था इज़राइल से कि, यानी यूएनओ में कहा था कि इज़राइल को पूरा हक है जवाबी कार्रवाई करने का। जी हाँ, किसी भी देश को पूरा हक है जवाबी कार्रवाई करने का। तो इंटरनेशनल प्रेशर तो मुझे नहीं लगता दोस्तों कि इंटरनेशनल प्रेशर होगा। चलिए गौर करते हैं दोस्तों कि जैसे कि आपको पता होगा कि अभी जो इज़राइल के अंदर सरकार है वो एक गठबंधन की सरकार है। ठीक उसी तरीके से आने वाली जो सरकार थी, अभी वहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं, ये बात भी आपको जानकारी में होगी। तो मैं आपको 10 से 15 दिन पीछे लेके जाना चाहूँगा, 9 और 10 तारीख, जहाँ से विवाद स्टार्ट हुआ, यानी कि जेरूसलम। 9 और 10 तारीख जेरूसलम दिवस के रूप में मनाया जाता है इजरायलियों की तरफ से। तो इज़राइल ने क्या किया दोस्तों, इज़राइल ने ये किया, जैसा कि अभी जितने भी राजनीतिक जानकार हैं वो समझ रहे हैं, इज़राइल ने ये किया कि उसने जेरूसलम दिवस को यूज़ किया फ़िलिस्तीनियों को उकसाने में, यानी कि हमास को उकसाने में। उसने अल अक्सा मस्जिद, जो कि इस्लाम की थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेस है, यानी मुस्लिम्स जितने भी हमारी दुनिया में उनके लिए सबसे थर्ड जो है वो इम्पॉर्टेंट प्लेस है, वहाँ पे चिट चैट हुआ, वहाँ पे रबड़ गन चलाए इजरायलियों ने, पुलिस ने वहाँ की, और विवाद वहाँ से उठता है। और हमास जो है एकदम से बुखला गया और उसने क्या किया, एयर स्ट्राइक कर दिया। एयर स्ट्राइक करने के बाद इजराइल को मौका मिल गया एयर स्ट्राइक करने का और जवाब देने का। हमास ने जितने भी, पहले मैं यहाँ पे आपको कंफर्म करना चाहूँगा कि हमास को मैं आतंकवादी संगठन इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि यूएनए में इजराइल ने, यानी रशिया ने, माफ़ी चाहूँगा, रशिया ने ये कहा था कि किसी भी देश को या किसी भी नागरिक को अपना डिफेंस करने का अधिकार है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फ़िलिस्तीनियों के पास ना ही कोई आर्मी है और ना ही उनका कोई फोर्स है, एयर फोर्स है, मतलब कोई भी उनके पास फोर्स नहीं है लड़ने के लिए, सिर्फ हमास के सिवा। तो हमास को मैं आतंकवादी संगठन इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि एक वो डिफेंस करने का इस फ़िलिस्तीनियों के पास संगठन है कि वो डिफेंस करता है, बाकी कौन लड़ने वाला है, उनके पास बाकी कोई नहीं है लड़ने के लिए। तो यहाँ पे बात करते हैं। तो 9 और 10 तारीख को विवाद स्टार्ट हुआ और हमास ने एयर स्ट्राइक किया। उसके बाद इज़राइल को मौका मिला, उसने भी एयर स्ट्राइक किए और गाज़ा को उसने बिल्कुल मलबे में तब्दील कर दिया। जी हाँ, और उसने ये कहा था कि मैं कब्ज़ा करूँगा गाज़ा पे, लेकिन उसने इंटरनेशनल प्रेशर उस पर आया, लेकिन बहुत लेट आया आप कह सकते हैं। और उसने इंटरनेशनल प्रेशर में किया ऐसा या ख़ुद किया, इसमें भी कुछ मुझे संकोच है। ठीक है, तो 10 दिन के अंदर अंदर उसने पूरे तरीके से गाज़ा को मलबे में तब्दील कर दी और हमास के कई ठिकानों पे ख़त्म कर दिया। और होता यूँ है दोस्तों कि इस बार जो सरकार आने वाली थी इज़राइल में, वो गठबंधन की सरकार आने वाली थी। यानी इतिहास में पहली बार ऐसा होता है इज़राइल के अंदर कि इस्लामिक पार्टियों के साथ गठबंधन की सरकार इज़राइल के अंदर बनती। नेतन्याहू की सरकार जाने वाली थी। तो नेतन्याहू जी ने क्या किया, नेतन्याहू जी ने या उनकी सरकार ने या एक कूटनीति के तौर पे ये सारे रणनीति अपनाई और 10 दिन के अंदर अंदर जो इस्लामिक पार्टियों के साथ सरकार बनने वाली थी, जैसा राजनीतिक जानकार बताते हैं, वो बिल्कुल पासा पलट गया, जो जैसा कि आप अब देख रहे हैं। क्योंकि
इजराइलियों को ये लग गया कि अगर हम नेतन्याहू नहीं रहे तो फिर फ़िलिस्तीनियों से कौन लड़ेगा, हमास से कौन लड़ेगा। समझ रहे हैं आप? समझ गए होंगे। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। खैर, हम इस पे बात नहीं करने वाले। तो ठीक उसी तरीके से अब जो मौजूदा हालात है वो ये हैं कि जो वक्त की वहाँ पे सरकार है उसी की सरकार के आने के चांसेस हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा जितने भी राजनीतिक जानकार हैं, कई रिपोर्टर्स हैं यूएस के जो कह रहे हैं इस वक्त में कि जैसा कि नेतन्याहू की सरकार खतरे में थी, अब वो पूरे खतरे से बाहर आ चुकी है। क्योंकि जब भी युद्ध होता है तो दोस्तों जो भी मौजूदा हालत की जिस देश में सरकार होती है उसका फ़ायदा होता है, क्योंकि उसके पॉलिटिशियंस यानी कि उसके विपक्ष और पब्लिक दोनों ही मिलकर के पूरा सपोर्ट जो है मौजूदा हालत की सरकार को करती है कि आप लड़िए। और जितना अच्छा वो लड़ते हैं उतनी अच्छी उनको वोट बैंकिंग हो जाती है उनकी, यानी उतनी अच्छी उनको वोट मिलती है। ठीक है, तो इसी तरीके से कुछ ऐसा हुआ और ये फ़ायदा जो पूरे तौर पे मिलेगा इसको इजराइल को मिलेगा और नेतन्याहू जी की पार्टी को मिलेगा, क्योंकि इस बार जो सरकार इस्लामिक पार्टियों के साथ आने वाली थी वो अब नहीं रही। यानी कि अब जो इलेक्शन का रिज़ल्ट होगा वो कुछ ऐसा होगा जैसा नेतन्याहू जी चाहते थे। चलिए, बाकी आप समझ गए होंगे जो कि अब युद्ध रुक गया है वो एक इंटरनेशनल प्रेशर नहीं है, वो उसे कहते हैं कि जब काम अपना ख़त्म हो जाए तो बेवजह कोई काम करना गलत होता है कि नहीं। तो कुछ ऐसा ही हुआ इज़राइल के अंदर और फ़िलिस्तीन के अंदर। और फ़िलिस्तीनियों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि फ़िलिस्तीनी खुशी इसलिए मना रहे हैं कि गाज़ा में इस तरीके से बमबारी की इज़राइल ने। कहते हैं ना दोस्तों कि हिटलर की एक कहावत है, इंसान को इतना निचोड़ दो कि वो ज़िंदा रहना ही विकास समझे। ठीक उसी तरीके से इज़राइल ने इतना निचोड़ा फ़िलिस्तीन यानी गाज़ा और हमास को कि अगर आज वो ज़िंदा है तो उसको वो जीत समझते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इज़राइल आपको लगता है कि हार जाएगा? उसके पास इतनी पावरफुल सेना है। चलिए ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे सारी बातें और मैं कोशिश करूँगा कि इस पे मैं और थोड़ी डिटेल्स में वीडियो बनाऊँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, उस पर और थोड़े गौर से बात करेंगे इज़राइल और फ़िलिस्तीन और गाज़ा और मस्जिद अल-अक्सा पे। ठीक है, अब तक के लिए इतना, वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। अब तक के लिए इतना, और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी और अलग टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।